नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अखिलेश यादव के दिए बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पीएम आवास योजना रोकने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन जारी है। और चौथी बड़ी खबर भोपाल के सरोजनी नायडू विद्यालय से है, जहां छात्राओं ने शिक्षक को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। अखिलेश यादव के हाल ही में दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सरकार बनते ही सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया दी थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हाल ही में दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार आया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने ही वैसे ही पस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सरकार बनते ही सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया दी थी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने को लेकर कहा है। इसके बाद अखिलेश यादव का यह बयान कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव यह बयान देते हैं कि गोरखपुर की ओर सभी बुलडोजरों का रुख होगा। इसका क्या तात्पर्य है? और बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 17 फरवरी में अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया था, और ये बयान जो था वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में कहा कि जो भी जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अब इनका सरकार बदलने से रुख जो है गोरखपुर की तरफ होगा। उसी पर पलटवार करते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर की एक जनसभा में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर हैं वो बुलडोजर अपनी ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन जो दंगाइयों के सामने नतमस्तक हो जाते थे, नाक रगड़ते थे, उनको बुलडोजर समझ में नहीं आएगा। बुलडोजर से कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, और इसके साथ ही जिनका चाल चरित्र ही दंगाई रहा हो और जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, तो ऐसे लोग किस तरीके से कानून व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत कर सकते थे। जब सपा की सरकार थी, उसमें चाचा और भतीजे झोला लेकर लूट के लिए निकल पड़ते थे। लूट तो भी समाजवादी पार्टी का एक नारा था और एक ही काम था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में कुछ जाति विशेष के और कुछ धर्म विशेष के लोगों को ही महत्व दिया जाता था। अखिलेश यादव के इस बयान पर कि सरकार बदलते ही जो बुलडोजर है उनका रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, उसी पर आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था। हालांकि अखिलेश यादव के द्वारा जिस तरीके से जो एक बयान दिए जाते हैं, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही हावी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे सपा के पूर्व संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों, उनके कार्यकाल हो, या फिर अखिलेश यादव का खुद का कार्यकाल, उस पर हमेशा वो हमलावर रहे हैं। और आज जो उन्होंने फूलपुर में अपना एक बयान दिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो लोग बुलडोजर की बात कर रहे हैं उनको राष्ट्र एकता की बात समझ में नहीं आती है। और इसके साथ ही जो लोग दंगाइयों के सामने नतमस्तक रहते थे, नाक रगड़ते थे,
अब उनको अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसे में उनकी जो गुंडागर्दी है वो नहीं चल पा रही है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन थोड़ी सख्ती से निपट रहा है। तो इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चेताने की कोशिश की है कि अगर वो अपराधियों के संरक्षण की बात करेंगे या अपराध में संलिप्त लोगों पर अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है और उस पर कोई टिप्पणी करेंगे तो उन्हें करारा जवाब झेलने को मिलेगा। देखिए, भले ही चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर 2022 का कार्यकाल रहा, उस दौरान ये बुलडोजर चले हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ विरोध किया, लेकिन पब्लिक ने भी फुल मैंडेट के साथ यानी पूरा समर्थन देने के बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरी बार फिर एक बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सभी के सामने है। तो जनता इस कार्रवाई को पसंद कर रही है, क्योंकि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाने का काम किया या गुंडाई करने का काम किया और जो अब उनको बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो जनता कहीं ना कहीं प्रभावित दिखती है। और इसके साथ ही जो अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, उनमें भी खौफ पनपता है। उनके खौफ के साथ उनके परिवारी लोगों में भी खौफ होता है कि ऐसे लोग अगर कोई कृत्य करते हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे माफियाओं को और ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में देर नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से मुलायम सिंह का कार्यकाल हो या अखिलेश यादव का कार्यकाल रहा हो, उन सभी कार्यकालों को लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिनाकर उन पर कटाक्ष करने का काम करते हैं। प्रशांत, अखिलेश यादव का इस तरह का बयान अगर भाजपा या मुख्यमंत्री के शब्दों में कहें तो एक तरह से धमकाने वाली बात है कि जैसे ही सरकार बदलेगी तो सारा जो बुलडोजर का रुख है वह गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश यादव का बयान, चूंकि अभी कुछ ही समय पहले सपा के 2 नेताओं पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और सपा के कई नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, क्या इसी वजह से इस तरह का बयान दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता मत जरूर दिखाई दे रहा है और सत्ता मत को लेकर ही कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाई भी पड़ी थी। शायद वो चौपाई अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आई, इसलिए उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। अब जैसे कि अखिलेश यादव जी ने बयान दे दिया है कि जो भी गोरखपुर की तरफ जो रुख होंगे बुलडोजर के वो हो जाएंगे सत्ता परिवर्तन के बाद। तो ये मत उनमें कहीं दिखाई दे रहा है कि 2024 में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ लोकसभा चुनाव में बढ़त पाई है और इसके साथ ही साथ 2022 के चुनाव में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यहाँ बढ़त पाई थी। तो ये उसमें कहीं ना कहीं ईगो जरूर दिखाई दे रहा है और यही ईगो है जो समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रख रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग टैग कर या उनके बयानों को कोट करते हुए क्यों कहते हैं, उसका भी एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने निर्भया कांड पर एक बयान दिया था, वो तो पूरे भारत देश की जनता जानती है कि उन्होंने कहा था कि लड़के में गलती हो जाती है। तो वो बयान कोई हल्का बयान नहीं था, वो देश की अस्मिता के साथ बड़ा खिलवाड़ था और बयान को लेकर कई बार निंदा भी की गई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बयान दिया है कि ये पूर्व के संस्कार हैं जो जा नहीं रहे हैं, तो और ये संस्कार उनके जीवन में भरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का चाल है, निश्चित तौर से इन्हीं बयानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर हमलावर रहते हैं। और अखिलेश यादव की ये बयान जो है एक तरीके से धमकी भरा जरूर है, लेकिन वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि अगली कुर्सी किसकी होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया है और कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ सीएम हैं वह लगातार यह मांग उठाते रहते हैं, कहते भी रहते हैं, मुखर रहते हैं कि सपा कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ खड़ी भी दिखती है। देखना होगा कि इसको लेकर अब यह घटनाक्रम कहां तक जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,000 से अधिक आवासों को स्वीकृति मिल गई है, जिसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान जानकारी साझा की और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह खुशी का दिन है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोक कर रखा था, उसे आज स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। और क्या कुछ कहा सीएम विष्णुदेव साय ने, आप भी सुनिए। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेषकर जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने
प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 18 लाख गरीबों के आवास रोके हुए थे। सीएम का यह हमला कितना महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस को? देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पैसे रुके हुए थे केंद्र की ओर से, जो ट्रांस रुका हुआ था वह आज गया। तो आज के दिन जो है 8,46,931 घरों के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास में आ चुके हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 9 महीनों से विधानसभा सत्र के दौरान आवाज उठाती है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर अब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रही। तो पैसा जो है आ चुका है और इसका असर जो है ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी घर नहीं बनाया गया था। भूपेश बघेल की सरकार में एक भी घर नहीं बनकर आया था। उनका यही कहना था कि हम राज्य की ओर से पैसा तो देते हैं, लेकिन केंद्र की ओर से एक भी पैसा नहीं आ रहा था, जिसके तहत जो गरीबों के जो घर के प्रधानमंत्री आवास वो नहीं बनाया गया था। लेकिन भूपेश बघेल ने क्या किया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का को ना बनाकर नाम दे दिया था मुख्यमंत्री आवास योजना। इसके तहत उन्होंने घर बनाया था। तो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर ना बनकर भूपेश बघेल की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया गया था। जैसा कि जिज्ञासा आपने बताया कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से नाम ही बदल दिया था पूरी योजना का और राशि जो केंद्र सरकार की ओर से आती थी उसे अपने नाम से जारी कर सीएम आवास योजना दे दिया जाता था। ऐसे में जिन लोगों के अभी तक घर रुके हुए थे उन लोगों का क्या रुझान निकलकर सामने आएगा, जब ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय बयान देते हैं कि 8 लाख से ज्यादा आवास पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो कि पहले सरकार ने रोके थे। देखिए, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बनाया है कि 8,46,921 घरों में जो विरोध सरकार में जिनके घर नहीं बने हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन सभी के घरों के लिए जो है 8,41,931 घर में और बाकी 10 लाख घर जो है अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव का तब ये वादा किया गया था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों को स्वीकृति देंगे। तो अभी केवल 8 लाख घरों की स्वीकृति आई है। तो अभी जो बाकी के 10 से 11 लाख जो घर बचे उसकी भी स्वीकृति आनी बाकी है। तो अब देखना होगा कि पहले के 8 लाख घरों की कांग्रेस सरकार ने इतने सारे आरोप लगाए थे कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 8 महीनों की सरकार में एक घरों के लिए स्वीकृति नहीं। तब देखना होगा कि बाकी 10 लाख घरों की स्वीकृति कब आएगी। बिल्कुल, आवास योजना को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब निकल गया है और 8 लाख घरों की अभी घोषणा हुई है। आगे 10 लाख घरों को और स्वीकृति मिलना बाकी है। देखना होगा कि सरकारों की ओर से उन 10 लाख घरों को कब तक स्वीकृति मिलती है। बहुत शुक्रिया जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की पहली लिस्ट की खबरों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सैनी को दिल्ली बुला लिया है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे। बात करें कांग्रेस की तो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना
या दादरी और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मुख्य दलों के बीच उम्मीदवारों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है, इस बीच सीएम को दिल्ली भी तलब किया गया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जी हाँ, अभी तक देखिए लिस्ट जो है बीजेपी ने फाइनल नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी फाइनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का रुख देखने का ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा जो है वो खिलाड़ियों का प्रदेश रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां के बच्चे ओलंपिक्स तक में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका एक अच्छा समाज में एक सम्मान होता है, लोगों में जो है उनकी चर्चा होती है, और काफी खिलाड़ी भी जो है आपने देखा है कि वो विधायक चुन के या सांसद चुन के जो है दिल्ली पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो दो नाम आप सामने ले रहे हैं, विघ्नेश फोगाट, क्योंकि अभी जो रिसेंटली पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, हालांकि उनको मेडल नहीं मिल पाया, वो एक अलग बात। लेकिन साथ में आपने देखा था कि जिस तरीके से दिल्ली में धरने पे बैठे हुए थे ये पहलवान, उसमें यही दो नाम प्रमुख थे। तो ऐसे में देखने में समझ में साफ नजर आ रहा है कि वो धरना भी एक राजनीतिक रूप से प्रेरित था और ये इनकी एक महत्वाकांक्षा है, और जो कि राहुल गांधी से मिलके हमको लग रहा है बिल्कुल सामने आ गई है। उम्मीद है कि ये लोग कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे, और क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा में जो है खेल को प्राथमिकता दी जाती है, हो सकता है इनकी जीत भी सुनिश्चित हो जाए। आलोक जी, जैसा कि मैदानी दंगल से राजनीतिक दंगल बिल्कुल ही अलग होता है, अभी तक दोनों ही पहलवान मैदानी दंगल में थे, अब राजनीतिक दंगल में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। क्या इनकी लोकप्रियता पर कोई असर चुनाव लड़ने के बाद पड़ता हमें दिख सकता है क्या, आलोक जी? देखिए, इनकी लोकप्रियता की वजह से ही इनकी जीत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि हरियाणा में जो है पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जो है खेलों पे जोर दिया जाता है। वहां पे छोटे छोटे क्लब्स होते हैं और गांव के अंदर जो है अखाड़े होते हैं और तमाम है। आपने भी देखा था नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंकते हैं वो भी वहां से या हरियाणा से आते हैं। तो कुल मिला के इसमें जो है चूंकि खिलाड़ी है ओलंपिक स्तर के हैं, तो ऐसे स्तर में आप कह सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता जो है हरियाणा में काफी होगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा, क्योंकि कुछ तो काम करेगा, क्योंकि हरियाणा में 2 बार से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर टिकट मिलता है तो इनकी उम्मीदवारी में काफी सशक्त मानी जाएगी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों के चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि कौन सी सीट से यह लड़ेंगे अब तक यह असमंजस है, और यह दोनों की जो औपचारिक घोषणा है पार्टी की उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। जहां स्कूल गेट में धरना प्रदर्शन किया गया और कुछ टीचरों को हटाने की भी मांग की गई। वहीं छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ की। साथ ही छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में लेट आने पर उन्हें बाहर खड़ा किया जाता है और स्कूल की साफ सफाई छात्राओं से कराई जाती है। वहीं छात्राओं ने वर्षा झा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षा झा अपनी मनमानी करती हैं। भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने उग्र प्रदर्शन किया है, जहां छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां कुछ टीचरों को हटाने की मांग छात्राओं की ओर से की गई है। आपको बता दें कि छात्राओं की ओर से स्कूल परिसर में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ करने के साथ ही वर्षा झा पर आरोप लगाए हैं और स्कूल की साफ सफाई कराने की भी बात कही। छात्राओं ने कहा कि स्कूल में कुछ देर लेट आने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है और कई बार उनसे साफ सफाई भी कराई जाती है। वहीं छात्राओं ने वर्षा झा पर
आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षा झा अपनी मनमानी लगातार करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, सरोजनी नायडू स्कूल में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ भी छात्राओं की ओर से की गई। लगातार 2 घंटे यह प्रदर्शन चला, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अभिनव, जिस तरह से ये छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है, कहीं ना कहीं छात्राओं का आक्रोश दिख रहा था, क्योंकि प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है उन्होंने। और आज सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच सभी छात्राएं जो छात्रा हैं वो स्कूल के गेट के बाहर आ गई थी और अपना प्रोटेस्ट कर रही थी और मांग कर रही थी कि एक जो वर्षा झा नाम की टीचर है उन्हें हटाया जाए। छात्राओं का आरोप है कि यदि कभी वो 2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाती हैं तो उन्हें आधे घंटे के लिए बाहर खड़ा कर दिया जाता है धूप में और उनसे स्कूल की साफ सफाई कराई जाती है। तो निश्चित रूप से उनका ये आरोप था कि क्या वह स्कूल में अभद्रता का शिकार होने आती हैं या कि जो टीचर की बदसलूकी है उसका शिकार होने आती हैं या इस तरह का दंड सहने आती हैं। स्कूल में उन्हें क्यों प्रताड़ित किया जाता है? तो लगातार इन सब चीजों की मांग कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो वर्षा झा टीचर हैं और जो वहां के तिवारी सर कह रहे थे कि तिवारी सर हैं, उन्हें उन दोनों को हटाया जाए, क्योंकि कई बार मांग करने के बाद भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई। और इतना ही नहीं, जब उनकी मांगे 1.5 से 2 घंटे तक नहीं मानी गई तो उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं और अंदर जाके अलमारी तोड़ी गई और जो बोर्ड थे वो तोड़े गए, अलमारियों को नीचे गिराया गया, पैर मारे गए। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से नारेबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मौजूद था वहां। हालांकि कई शिक्षकों ने समझाने की कोशिश की लेकिन छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंतोगत्ता जब प्रशासनिक आए और उनकी 2 मांगे मानी और वर्षा झा जो शिक्षक है वहां पे उनको बाहर किया गया स्कूल से और कहा गया कि आप एक काम नहीं करेंगी, तब जाके छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। और कहीं ना कहीं इस पूरे हंगामे में मैं बता दूं अभिनव कि 10 से 15 छात्राएं बेहोश तक हो गई और एम्बुलेंस आई तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो एक उग्र आज प्रदर्शन देखने को मिला है। कृष्णा, जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, छात्राओं ने लगातार प्रदर्शन किया, कई छात्राओं की तबीयत भी इस बीच खराब हो गई है। इतना उग्र प्रदर्शन छोटी छात्राओं को करना पड़ा, तोड़फोड़ भी की गई है। ऐसे में अधिकारियों की ओर से कोई औपचारिक बयान अब तक निकलकर सामने आया है? कृष्णा, देखिए अधिकारियों की ओर से जब हमने अधिकारियों से बात की और जो वहाँ शिक्षक थे, जो प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा कि देखिए कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह जो हुआ है ये ठीक नहीं है। स्कूल के डिसिप्लिन ठीक करने के लिए यहाँ पर छात्राओं को पनिशमेंट किया जाता है और हर स्कूल में होता है, नहीं तो ये आदत बन जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो आज देखने को मिला है ये ऐसा दोबारा न हो, ऐसी कोशिश की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जो भी संबंधित जो मांगे हैं छात्राओं की वो पूरी की जाएंगी। इस दौरान जब हंगामा हो रहा था तो कुछ छात्राओं के अभिभावक भी आ गए थे वहां और अभिभावकों ने भी उस पूरे प्रदर्शन में भाग लिया और उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये जो स्कूल में प्रदर्शन हो रहा है और जो इस तरह से हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है वो सहन नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है तो अब देखना है कि मध्य प्रदेश शासन या कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो आज पहुंच गया था, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई इसमें क्या होती है ये देखने वाली बात होगी।
कृष्णा, इस पर जैसा कि कांग्रेस नेताओं के बयान भी इस प्रदर्शन पर निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चियों को अपने वाहन से, अपने निजी वाहन से अस्पताल भी पहुंचाया है। इसी के साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी सरकार पर निशाना साधा गया है। इसको लेकर क्या भाजपा की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? भाजपा से जब पूछा गया था ये सवाल, तो भाजपा वालों ने कहा कि ये प्रदर्शन की जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से उस पे यदि पूरी जांच की जाएगी और जो इसमें जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नौबत क्यों आई, छात्राओं को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्या वहां के शिक्षक तानाशाही रवैया अपनाते हैं? क्या जिस शिक्षक का नाम लिया गया वर्षा झा, वो लगातार प्रताड़ित करती हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये। और जब जांच होगी तो निश्चित रूप से कुछ चीजें सामने आएगी और स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार ठीक करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, समय के अनुसार स्कूल बुलाना और अनुशासन सिखाना बच्चों को अच्छी बात है, लेकिन प्रताड़ित करना या इस तरह से परेशान करना, साफ सफाई कराना बच्चों से स्कूल में, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। हालांकि देखना होगा इस मामले में जांच होती है या, और अगर जांच होती भी है तो मामले में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।